हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमें पहले डिस्कस करना था, पर बीच में इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने की वजह से हमें ये टॉपिक स्किप करना पड़ गया। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि हाल ही में रॉयल नेवी को काफ़ी एम्बैरेसमेंट झेलने पड़ी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर, जिसमें जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स हैं और HMS क्वीन एलिजाबेथ हैं, ये दोनों ही ब्रेकडाउन हो गए थे और नेटो की मेजर एक्सरसाइज स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024 में समय पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। ऑल्दो बाद में जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स है, इसको समय पर रिपेयर कर लिया गया था और इसने इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया, पर यह पहली बार नहीं था कि इनके दोनों बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर ब्रेक डाउन हुए थे। तो इस समय ऐसे इंसिडेंट्स होना काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग इसलिए भी है क्योंकि यूके द्वारा अपनी मिलिट्री पावर को दिखाया जा रहा है, स्पेशली रशिया के यूक्रेन में अग्रेशन की वजह से। और अनफॉर्चुनेटली ये बैकफायर कर रहा है और शोकेस कर रहा है कि कैसे यूके तैयार नहीं है। इसको लेकर एक और इंसिडेंट हुआ जो कि इससे भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि यूके एक न्यूक्लियर पावर है और इनके द्वारा न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन इस्तेमाल करी जाती हैं, जो कि इनकी न्यूक्लियर कैपेबल ट्राइडेंट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने में सक्षम है। तो अपनी कैपेबिलिटी को शोकेस करने के लिए रॉयल नेवी द्वारा ट्राइडेंट मिसाइल के टेस्ट फायर को प्लान किया गया। तो ये टेस्ट फायर कंडक्ट भी किया गया, पर अल्टीमेटली ये मजाक बन गया। तो ट्राइडेंट मिसाइल को टेस्ट फायर करके देखा गया यूके की SSBN से, जो कि HMS वैनगार्ड है। तो इस टेस्ट फायर के दौरान ये मिसाइल अपने डेजिग्नेटेड पाथ को फॉलो तो कर ही नहीं पाई, उल्टा जहाँ से ये मिसाइल फायर करी गई थी उससे थोड़ी ही दूर जाकर ये मिसाइल पानी में गिर गई। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इस मिसाइल सिस्टम का दूसरा लगातार फेल्ड टेस्ट है। पहला टेस्ट जो है ये 2016 में फेल हुआ था। तो ट्राइडेंट मिसाइल के बारे में हम आपको ये बता दें कि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10,000 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को स्ट्राइक करने में सक्षम है। तो ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल को फायर कर सकती है और ये मिसाइल US के साथ यूके शेयर करता है। इस मिसाइल को एक्चुअली लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया गया है। तो ये ट्राइडेंट 2 मिसाइल है जिसको लाइफ एक्सटेंशन अपग्रेड मिला है D5 प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई 1970s के मिसाइल टेस्ट फायर कर रहे थे। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इन मिसाइल सिस्टम्स के फेल होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये सेम सिस्टम शुरुआत से ही इनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इवन US के साथ भी सर्विस में है और डिसेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो ऑब्वियस कारण यहाँ पर नजर आता है वो इन मिसाइल सिस्टम्स की मेंटेनेंस को लेकर है। एक बार यहाँ पर इतना क्रूशल टेस्ट फेल होना समझ में आता है, वो भी ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम का, लेकिन लगातार दूसरी बार ये होना ये शोकेस करता है कि यहाँ पर फंडामेंटली कुछ गड़बड़ है। तो रॉयल नेवी के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ हाल ही में ये हो रही है कि इनकी जो मैन पावर है ये बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो खाली 29,000 फुल टाइम सेलर्स ही रॉयल नेवी की एक्टिव ड्यूटी में है। तो यहाँ पर नेवी में जो शॉर्टेज है ये दूसरे आर्म फोर्सेस ब्रांच की कंपैरिजन में 22.1% ज़्यादा है। यहाँ पर हम रॉयल मिलिट्री की ही बात कर रहे हैं। इवन ये सिचुएशन और ज़्यादा खराब होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए रॉयल नेवी द्वारा अपने लेटेस्ट वॉरशिप्स में ज़्यादा ऑटोमेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो क्रू रिक्वायरमेंट है वो कम रहे। पर ज़्यादा ऑटोमेशन का मतलब ज़्यादा मेंटेनेंस भी होता है और वो आपके क्रू ही करेंगे जिसकी आपके पास शॉर्टेज है। और यही कारण है कि जो इनके इम्पोर्टेंट हार्डवेयर हैं इनकी रेडीनेस में कमी है। ऐसा लगता है कि चीज़ें खराब नहीं है, लेकिन उनको प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। खैर, रीज़न कोई भी हो, पर ये अल्टीमेटली रॉयल नेवी की प्रिपेयर्डनेस पर सवाल उठाता है, और वो भी तब जब रशिया के एग्रेशन को देखते हुए नेटो द्वारा अपनी तैयारियों को मजबूत किया जा रहा है। और हाल ही में नेटो की साइड से ऐसा स्टेटमेंट भी आया है कि ये फ्यूचर में यूक्रेन को नेटो में शामिल करा सकते हैं, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर वॉर है उसके चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उस स्थिति में यूके की ये हालत होना नेटो के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि नेटो की अच्छी खासी स्ट्रेंथ यूके से आती है और यूके, जैसा कि हम जानते हैं, एक न्यूक्लियर पावर है जिनके अनफॉर्चुनेटली न्यूक्लियर वेपन्स ढंग से टेस्ट फायर भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी सबक है कि जो मैन पावर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऑटोमेशन से सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के लिए आपको क्रू चाहिए। तो नए हार्डवेयर का होना जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट ये इंश्योर करना है कि जो आपके अवेलेबल हार्डवेयर है वो ढंग से फंक्शन कर सकें, जिसके लिए रेगुलर मेंटेनेंस और रेगुलर टेस्ट दोनों इम्पॉर्टेंट है। फॉर्चुनेटली इंडिया का रिकॉर्ड इस मामले में डिसेंट रहा है। हमने कम रिलायबल रशियन सिस्टम्स के साथ भी मेंटेनेंस के अच्छे लेवल को मेंटेन करके रखा है, और अगर ये ट्रेंड हम फ्यूचर में भी मेंटेन रखेंगे तो हमारी इफेक्टिवनेस बनी रहेगी। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।